रिकॉर्ड। आज भी आवाज का मसला है कोई? बच्चों आज है आवाज का कोई मसला? नो सर। चलो सही है। तो जो विंड एनर्जी है वो इस तरीके से फैल रही होती है कि वो वहां पे बहुत बड़े बड़े सारे प्रोपेलर्स लगे हुए होते हैं, पंखे लगे हुए होते हैं। जैसे ही हवा उनके अंदर से गुजरती है, थोड़ी सी भी मूव करती है, तो वो घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उसके अंदर से घूमते हैं, और ये हजारों की तादाद के अंदर एक लाइन के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर उन्होंने लगाए हुए होते हैं। तो जैसे ही हवा उनके अंदर से मूव करेगी, मूव करने की वजह से वो जो एनर्जी हवा वाली है, वो जो विंड एनर्जी है, उसकी मदद से हम लोग टरबाइन चलाएंगे। टरबाइन आगे जनरेटर्स को ऑन कर देंगे, जनरेटर चलाएंगे, और जो जनरेटर है वो आगे आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे देंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा सोर्स है हमारे पास एनर्जी का? इससे अगला वाला कौन सा? माँ आप बता दो बेटा बुक से। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या चीज़ है? न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल सोर्स है एनर्जी के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम एटम की बेस, यानी कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेक करने से जो एनर्जी हासिल होती है ना, वो हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। याद है किसी को? फिशन और फ्यूजन, ये दो तरह के रिएक्शन थे, आप लोगों ने कभी पढ़े होंगे। किसी को याद हो तो मुझे बता दो। कोई बताना चाहता है? हेलो? नो। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के ऊपर आप एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराते हो। एक न्यूट्रॉन आपने बम्बार्ड कराया, तो जैसे इसको न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराते हो, तो ये जो न्यूक्लियस है ये आगे दो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे इतने दो ये छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया, और दो छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने के अलावा ये यहाँ पे आपको तीन न्यूट्रॉन्स और दे देता है। ठीक है। तो इस तरह का जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फिशन रिएक्शन। ठीक है। तो फिशन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपके पास है एक न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के ऊपर आपने न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराया, और न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराने की वजह से वो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और जब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, और उसके साथ आपके पास बनेंगे तीन न्यूट्रॉन्स। तो जब कभी आप बम्बार्ड कराओगे एक छोटे से न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो आगे दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में आपके पास तीन न्यूट्रॉन बनेंगे। ये जो तीन न्यूट्रॉन हैं, ये आगे जाके अगले अगले एक बड़े बड़े न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करेंगे। वो फिर आगे जाके अगले वाले के ऊपर फॉल करेंगे, और इसी तरीके से एक चेन रिएक्शन चलेगा, जिसे बोलते हैं फिशन चेन रिएक्शन। फिशन चेन रिएक्शन के अंदर आप एक दफा न्यूक्लियाई काफी सारे रख देते हो, और रखने के बाद आप एक न्यूट्रॉन फॉल करवा के आप उसका रिएक्शन इनिशिएट करवा देते हो, एक दफा स्टार्ट करा देते हो। वो जो न्यूट्रॉन है वो जाके फॉल करता है न्यूक्लियस के ऊपर। वो न्यूक्लियस आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और आगे हमारे पास तीन न्यूट्रॉन्स बन गए। ये तीन न्यूट्रॉन्स आगे तीन और बड़े बड़े न्यूक्लियाई के ऊपर फॉल करेंगे, उनके आगे से फिर और तीन निकलेंगे, वो तीन आगे फिर फर्दर इस तरीके से करेंगे। और जब कभी भी एक रिएक्शन हो रहा है, ये देखो ये इतना सा जो एक रिएक्शन हुआ, इसके अंदर आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास हासिल होती है। इस एनर्जी को आप यूटिलाइज करते हो अगेन टरबाइन चलाने के लिए, और टरबाइन से फिर आगे जनरेटर्स चलते हैं, और जनरेटर्स के बाद फिर क्या बन जाएगा जी आगे? बस वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये वाला मेथड समझ आया सबको बच्चों? फिशन। यस सर। यस सर, फिशन वाला मेथड आप लोगों को समझ में आ गया कि जिसके अंदर फिशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? फिशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक कर देना किसी चीज को। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बड़े बड़े न्यूक्लियस को ब्रेक ही किया ना, दो पार्ट्स के अंदर, दो छोटे न्यूक्लियाई के अंदर। तो दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज फिशन रिएक्शन। ठीक है। अब ये फिशन रिएक्शन होता कहाँ पे है? ये होता है अक्सर एटम बॉम्ब्स के अंदर। यूजली जो ये वाला न्यूक्लियस होता है, ये यूरेनियम होता है, यूरेनियम 235। जब ये यूरेनियम 235 होता है, तो यूरेनियम जब टूटता है तो वो क्रिप्टॉन और बेरियम में कन्वर्ट होता है। वैसे मेरा ख्याल आपको अभी इस लेवल पे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पहले पढ़ा तो हुआ हम लोगों ने बायो के अंदर, मेरा ख्याल इसकी जरूरत नहीं है। तो यूरेनियम जो है वो क्रिप्टॉन और बेरियम के अंदर टूट जाता है, और आगे फर्दर आपके पास न्यूट्रॉन्स बन जाते हैं। तो यूरेनियम इस्तेमाल हो रहा होता है एटम बॉम्ब्स के अंदर। आपको शायद पहले मैंने बताया हो कि जो यूरेनियम है वो धमाका खेज मवाद होता है। आप एक दफा उसको स्टार्ट करा दो, आपने एक न्यूट्रॉन उसके ऊपर बम्बार्ड कराया, फिर तीन अगले बनेंगे, तीन अगले बनेंगे, और इस तरह से जब तक पूरा वो खत्म नहीं हो जाता, विद इन सेकेंड्स जितना भी मटेरियल आपने यूरेनियम का रखा हुआ है वो खत्म नहीं हो जाएगा, तो ये रिएक्शन रुकेगा भी नहीं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल थोड़े से अमाउंट ऑफ
मटेरियल के साथ आप उससे बहुत ज़्यादा सारी एनर्जी हासिल कर सकते हो। सो दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, समझ आई बच्चों इस बात की? फिशन रिएक्शन क्या कर रहा होता है? सेम इसी तरह से एक और रिएक्शन है हमारे पास एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मिल जाना, दो चीज़ों का मिला देना। ये फिशन से बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट किस तरीके से होता है कि फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो चीज़ें फ्यूज कर जाती हैं। फ्यूज किस तरीके से करती हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन वन वन जो है, ये हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से मिलेगा और मिलके बना देगा हीलियम और आगे कुछ समथिंग, और ये भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा सारी एनर्जी दे रहा होता है। और कमाल की बात यह है कि ये उससे भी ज़्यादा, फिशन से भी ज़्यादा एनर्जी देने वाला ये रिएक्शन है। ठीक है, तो ये वाली जो एनर्जी है, आप लोगों को इसकी एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सन के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है और जिसकी वजह से अभी तक हमें एनर्जी मिल रही है, दैट इज एक्चुअली फ्यूजन रिएक्शन। फिशन भी है बट फ्यूजन रिएक्शन जो है वहाँ पे मोस्ट कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूजन रिएक्शन से भी हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। तो चाहे आपके पास फिशन रिएक्शन हो, चाहे आपके पास फ्यूजन रिएक्शन हो, दोनों केसेस के अंदर क्या होता है कि आपके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास मिल रही होती है, उसको आप इस्तेमाल कर लेते हो वेरियस पर्पसेस के अंदर, और फिर उसको आप लोग यूज़ कर लेते हो उसमें पावर जनरेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चों? मैं अभी बुक से भी पढ़ देता हूँ। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, जैसे अभी बात हो रही थी जियोथर्मल। ठीक है, जैसे अभी बात हो रही थी, मैंने अभी कल भी शायद आपको बताया था कि ज़मीन का जो इंटरनल टेम्परेचर है, कोर के पास का टेम्परेचर है, दैट इज़ वेरी हाई टेम्परेचर। और इतना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पे कि जो आपके पास होती हैं चट्टानें होती हैं, वो भी वहाँ पे मोल्टन स्टेट के अंदर पाई जाती हैं, पिघली हुई हालत के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ज़मीन के अंदर एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, हीट तो बहुत ज़्यादा है। अब उस एनर्जी को हम लोग यूटिलाइज किस तरीके से कर सकते हैं? यूटिलाइज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि हम वहाँ पे लाइक एक सूडो सा मेथड आप लोगों ने, ये मेथड आप लोगों ने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 4 के अंदर शायद पढ़े हुए हैं, फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब ये इंटरनल कोर है और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। हम दो तरीके कर सकते हैं, या तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे इसको ड्रिल करते हो अच्छे तरीके से, और ड्रिल करने के बाद यहाँ से आप लोग वाटर ऐड कर देते हो, और यहाँ से एक और दूसरी ड्रिल की हुई है, वाटर आप ऐड करोगे, यहाँ से स्टीम होके वो बाहर आ जाएगी और बहुत ही हाई प्रेशर के साथ बाहर आएगी। तो ये जितनी एनर्जी यहाँ से लेके आएगी, इस एनर्जी को आप लोग यूटिलाइज कर लेते हो फॉर सेक ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपने यहाँ पे वाटर ऐड किया है, वाटर ऐड करने की वजह से वो अंदर जाएगा और अंदर जाने की वजह से वो बन जाएगा लाइक स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो स्टीम जो है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ दूसरे होल से बाहर निकलेगी। जहाँ से बाहर निकलेगी, इस एनर्जी को, अब बहुत सारी एनर्जी लेके निकली है ना, तो इस एनर्जी को फिर आप लोग यूटिलाइज कर लोगे वेरियस पर्पजेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह का जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का वर्ड जहाँ कहीं आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अर्थ। और थर्म का मतलब क्या है? टेम्परेचर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जियो का मतलब ज़मीन, अर्थ का मतलब, थर्म का मतलब उसकी हीट, उसका टेम्परेचर। तो ज़मीन का जो टेम्परेचर है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर सेक ऑफ पावर जनरेशन इन दिस मेथड। ठीक है, और बताओ मुझे अगला वाला मेथड कौन सा? सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बल्कि मैं एक दफ़ा ना बुक देख लूँ कि हाँ, फिर डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज फिर कल से पढ़ेंगे। हाँ, फिर वो एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ गया ये? जो था हमारी एनर्जी, सॉलिड वेस्ट ओशन थर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, सॉलिड वेस्ट के अंदर क्या है कि आप डिफरेंट चीज़ें ले लेते हो जो आपके सॉलिड वेस्ट के अंदर आती हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और उन सबको आप क्या करते हो, इकट्ठा करके, लेट से आपने वो सारा एक पूरे टैंक के अंदर इन सेंस आपने उसको ऐड कर दिया, और ऐड करने के अंदर यहाँ पे अब सारा ना, यहाँ पे इसको बायोमास भी आप लोग किसी हद तक कह सकते हो। यहाँ पे आपने सारा वो गंद और कूड़ा और ये सब कुछ आप लोगों ने ऐड कर दिया इसके अंदर। जब आपने इसके अंदर ऐड कर दिया, करने के बाद आप यहाँ पे रिएक्शंस चलाते हो। दो तरह के रिएक्शन चला सकते हो, या तो इनके अंदर अपने आप रिएक्शन होना शुरू हो जाएंगे, या तो यहाँ पे इनके अंदर खुद ही कोई ना कोई रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, और रिएक्शन होने की वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी गैसेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पे अपने पास ये खुद रिएक्शन नहीं करते, तो आप यहाँ पे इनके ऊपर डिफरेंट एंजाइम स्प्रे कर देते हो, डिफरेंट चीज़ें स्प्रे कर देते हो जिसके अंदर रिएक्शन इनिशिएट कराती हैं। तो वो रिएक्शन करने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारी गैसेस निकलती हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी होती हैं। इसके ऊपर यहाँ पे अलहदा से एक रेजरवायर लगा हुआ है, उस रेजरवायर के थ्रू ये गैसेस हैं ये एकदम से बाहर निकलती हैं,
और बाहर निकलने के बाद क्या होता है आगे, आगे जाके वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से निकल रही होती हैं, तो वो जिस एनर्जी से निकल रही होती हैं, अपने अंदर एनर्जी लेके आई है ना, तो वो जो एनर्जी है उसको हम लोग इस्तेमाल करके पावर जनरेशन करा लेते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट वाला एक मेथड है ओशन थर्मल ग्रेडियंट। आपको पता है कि जमीन, वो जो है आपका समंदर, उसके अंदर बहुत सारा एक थर्मल ग्रेडियंट है वहाँ पे। और किस तरह से उनका थर्मल ग्रेडियंट है कि कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो ये हाई और कम का टेम्परेचर, आपको पता है ना, आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा हुआ है, एक रूल पढ़ा हुआ है, और वो रूल है कि जो हीट है, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मेरा ख्याल है इसकी ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाता, वो बस आपको इतना बताता है कि अगर आप देख लो एक समुंदर, और ये लेट से एक समुंदर है, और इसकी वेरियस लेयर्स बना लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऊपर और नीचे भी हो सकता है, मैं साइड्स में भी बना सकता हूँ, तो डिफरेंट लेयर्स के ऊपर इसका डिफरेंट टेम्परेचर है। तो वो आपको कहता है कि मैन ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है कि इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि कनेक्ट करने की वजह से क्या होता है कि जो हीट है वो फ्लो करती है 25 डिग्री से 5 डिग्री के ऊपर। तो जब हीट फ्लो करती है तो हीट के फ्लो की वजह से यहाँ पे हीट का फ्लो ही हो रहा है ना, तो उससे जो एनर्जी हासिल होगी उस एनर्जी से आप फिर पावर जनरेशन करा लेते हो, ठीक है। तो मेथड समझ आ गई इसकी, सिंपल सा मेथड है, कोई डिटेल नहीं उसने बताई हुई, बस इतना ही बताया हुआ कि ओशन का एक थर्मल ग्रेडियंट है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा और कहीं पे टेम्परेचर कम। तो ज़्यादा और कम का ये जो डिफरेंस आ रहा होता है, इसी डिफरेंस की वजह से, इसी डिफरेंस को यूटिलाइज करके, इसी ग्रेडियंट को यूटिलाइज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करा लेते हैं, ठीक है। बच्चे समझ आ रही है इसकी? यस और नो? हेलो? सर यस की नो भी। आ गई सबा, समझ आई? सहर? हेलो? समाविया बच्चे, आपको समझ आई? सर मैंने कहा यस की नो भी। अच्छा, और ये वो महा का है, आपको समझ आई कि नहीं आई? जी सर आ गई। आ गई है। और बाकी तीनों पुरानी, तो मैं बाद में पूछता हूँ, समझ जी जाऊंगा। सर आ गई। चलो अच्छी बात है, शुक्र है। अच्छा, विंड के अंदर आ जाते हैं। विंड इज मूविंग एयर, इट इज कॉज्ड बाय द सन हीटिंग एट डिफरेंट places of the earth unevenly. As warm air rises, cool air flow and wind takes place. Different temperatures at different places have created various high and low pressure regions. Wind blows from the area of high pressure to the area of lower pressure. Modern windmills or wind turbines harness wind energy to drive generators, which produces energy. Wind itself costs nothing and causes no air pollution. जाहिर सी बात है, इसके अंदर कोई एयर पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं हो रही और ना ही आपका कुछ जा रहा है। All the windmills stop working when the wind stop blowing. जब विंड नहीं होगी तो खत्म हो जाएंगी, चुप कर जाएंगी, लाइक मूव करना बंद कर देंगी। For windmill to work efficiently, they have to build large number at different locations with strong and steady wind for continuous supply of electrical or mechanical energy. अच्छा, यहाँ पे जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये में भी आपको समझना आया हो। मुझे बताएगा कोई, किसी को समझ आता है ये ऊपर वाला पैराग्राफ, ये पहला जो पैराग्राफ था इसका? मुझे बताओ आंधियां कैसे आती हैं, किसी को बताओ बच्चों, किसी को पता है आंधियां कैसे आती हैं? नो सर। नो सर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, आपके पास लेट से कि ये अर्थ का एक रीजन है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हुआ इस तरह से, लेट से कि सूरज की वजह से जो टेम्परेचर था वो किसी एक ख़ास एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस ख़ास एरिया के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा, मतलब एक पूरे रीजन के ऊपर। तो ये सूरज की वजह से जब टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एयर है, वो एयर अब नीचे नहीं रहेगी, वो हवा यहाँ से, जाहिर सी बात है, वो हल्की हो जाएगी ना, और हल्की होकर उससे ये एनर्जी गेन करके हवा ऊपर की तरफ को उठ जाएगी। जैसे ही हवा ऊपर की तरफ को यहाँ से उठ जाएगी, तो हवा ऊपर की तरफ को उठने की वजह से यहाँ पे एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा गैप है हवा का। हवा यहाँ पे सूरज की वजह से गर्म हुई है और गर्म होने की वजह से ऊपर की तरफ उठ गई है, तो यहाँ पे हवा का एक गैप क्रिएट हो गया। जबकि दूसरे एरिया के अंदर
अगर हम ये इधर वाला एरिया देख लेते हैं तो यहाँ पे एयर नॉर्मल मौजूद है, मतलब हवा भी मौजूद है। तो क्या होगा कि यहाँ पे हाई प्रेशर पे विंड मौजूद है, हाई प्रेशर के ऊपर हवा मौजूद है, जबकि यहाँ पे एकदम से गैप क्रिएट हुआ है। ये जो गैप क्रिएट हुआ है, ये हवा यहाँ से बहुत तेजी से आएगी इस गैप को फिल करने के लिए। ये जितनी हवा यहाँ पे होगी, ये बहुत स्पीड में उसको गैप को फिल करने जाएगी। तो जैसे ही उस गैप को फिल करने जाएगी, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आंधियां चलती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस किस्म की जहाँ पे आंधियां बहुत ज्यादा चलती हो, जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा चलती हो, तो उस जगह पे हम लोगों को वो विंड मिल्स लगानी चाहिए। अब अगर इन सेंस कि जहाँ पे कोई एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हवा बार बार इस तरह से हल्की होकर ऊपर उठ रही होती है, हम यहाँ पे अगर ढेर सारी विंड मिल्स लगा देंगे, तो विंड मिल्स लगाने की वजह से क्या होगा कि फिर हमारे पास उतनी ही ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो बताइए बच्चों, ये वाला मैकेनिज्म, ये वाला प्रोसेस समझ आ गया सबको? यस सर। ओके, फिर आगे आ जाती है आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी is obtained from nuclear fuels by nuclear fission. In nuclear power station, large amount of heat is generated by nuclear fission, which takes place in the nuclear reactor. वो जो जगह है जिसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा होता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। देखो, ये जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, दो जगह पे काम आ सकता है। या तो आप न्यूक्लियर रिएक्टर में करा लो। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर तो आपको एक न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपको ये करके दे देता है, आपको एनर्जी प्रोड्यूस करा के देता है और आप इससे बिजली बना लेते हो। और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ एटम बॉम्ब्स के अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा वो एटम बॉम्ब्स के अंदर ही, और सेम रिएक्शन को अगर आप रिएक्टर में कंट्रोल कर लोगे, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल कर लोगे, तो फिर आप उसको क्या करोगे, आप उससे एनर्जी प्रोड्यूस करा सकते हो। The heat energy is then used to convert water into steam, which drives steam turbines for generating electricity. Nuclear power stations does not produce such waste gases which pollute the air, unlike those using fossil fuels. However, nuclear power station can last only for about 30 years, and strict safety measures have to be taken to avoid radiation pollution. That's बात है, रेडिएशन से काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा होनी चाहिए। Geothermal energy, volcanoes, hot springs, geysers allow escape of hot substance from inside of the earth. The natural heat energy trapped by underground is called as geothermal energy. अच्छा, volcanoes क्या होते हैं जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, वो जो आतिशबाजी फटता है। हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं? अच्छा, अब देखो, वही वाला मैकेनिज्म याद कर लो जो कल मैंने आप लोगों को बताया था। वो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ज़मीन की जो सतह है वो कहीं पे बहुत ज़्यादा भारी है कोई, और कहीं पे बहुत ज़्यादा पतली है। ठीक है, और अगर इन केस यहाँ पे कोई छोटी मोटी वाटर बॉडी आ जाती है, मतलब यहाँ पे कोई थोड़ा बहुत वाटर बॉडी है इन सेंस, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हुआ है, प्रेशर क्रिएट होने की वजह से एकदम से जब ये निकलने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले किसका एक्सपोजर होगा? सबसे पहला एक्सपोजर होगा इस पानी के साथ। तो इसका जो मैक्सिमम पानी है वो इवेपोरेट सा हो जाएगा और एक सेमी लिक्विड, मतलब लिक्विड और स्टीम के दरमियान की स्टेट बना देगा। स्टीम एकदम से यहाँ बाहर निकलेगी, और स्टीम के निकलने के बाद फिर यहाँ से पानी भी बहुत स्पीड के अंदर बाहर निकलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। ये बहुत ज़्यादा गर्म पानी के चश्मे फूट पड़ना और गर्म पानी को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं वो वहाँ पे। ठीक है, गीजर्स जो होते हैं वो इस तरह से पानी को निकाल सकते हैं। हॉट वाटर और स्टीम कैरिंग जियोथर्मल एनर्जी कम्स अप टू द सर्फेस इन द पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड. Geothermal energy is free and can last for a long time. Sites of geothermal energy are usually located in the areas far away from their consumers. ये बहुत दूर निकाले जाते हैं। जैसी बात है, शहर के अंदर तो आप इस तरह का काम नहीं ना कर सकते, तो आप रहने वाली जगह से, रेजिडेंशियल एरिया से बहुत ज़्यादा दूर इस तरह की चीज़ें करते हो। This makes harnessing of geothermal energy at these sites impracticable. Furthermore, harmful substances such as boron and oxides of sulfur are also released with the hot water stream or solid waste management, conversion of waste material by like trash, paper, organic manure. ऑर्गेनिक मनूवर होता है जो एनिमल्स का या प्लांट्स का जो डंग है, जो वेस्टेज है उनका। प्लास्टिक मटेरियल्स, कैन्स, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बाय हाइड्रोजनेशन, पायरोलिसिस। पायरोलिसिस का मतलब है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जो मैंने अभी आपको बताया ना वहाँ पे, कहाँ गया वो, जहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको कहाँ बताया था, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर जो आपने एंजाइम छिड़के हुए हैं, वो एंजाइम छिड़क के जब आप रिएक्शन कराते हो वो उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते हो, और एंजाइम वाला जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। ठीक है, तो एंजाइम के थ्रू आप जो रिएक्शन कराओगे उसको पायरोलिसिस कहते हैं। Destructive distillation or bioconversion can provide oil and gas and also
their treat as a source of pollution of land and water can be countered. Ocean thermal gradient in ocean, especially the tropical region, temperature of the surface is about 25 degrees centigrade and few hundred meters के ऊपर ही temperature नीचे जाके 5 degree centigrade हो जाता है. This develops an ocean thermal gradient and heat is conducted from a region of higher to lower temperature. Man has developed the technology to use thermal gradient to drive a turbine from the energy electricity generation, but this may also disturb marine ecosystem. जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने मेरीन इकोसिस्टम के अंदर एक पूरा सिस्टम लगाना पड़ेगा ना आपको. ये कहाँ पे हाँ यहाँ पे. अब ये इतना नीचे भी, ये साइड में नहीं, नीचे डीपर है, तो नीचे डीपर तक आप इतना बड़ा मैकेनिज्म लगाओगे तो मेरीन इकोसिस्टम जो है, जो समुद्र की मछलियाँ हैं और दूसरी जो हयात है, वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है इससे. ठीक है बच्चों, इसकी समझ आ गई इस सारी चीज़ की. छोटे छोटे से इजी से शॉर्ट क्वेश्चन है. पता चला बच्चों इन सबका? Yes or no? हेलो. जी सर. जी सर. बाकी बच्चे? जी सर आ गई है सर. आ गई है समझ. बाकियों को मैं देखता हूँ भी फारिग होकर. सब्र करो ज़रा में. अच्छा अब आ जाते हैं जी फिजिक्स पे. फिजिक्स का कल हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था और फिर उसके बाद पोटेंशियोमीटर आज पढ़ना है. अच्छा मुझे ये बताओ कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? कोई व्हीटस्टोन ब्रिज का फंक्शन बता सकता है मुझे? तो क्या चीज? व्हीटस्टोन ब्रिज किस काम आता है? कोई यूज तो होगा ना उसका. किसी को पता हो? अननोन रेजिस्टेंस. आपने कहा था फाइंडिंग एन अननोन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का कहा था. हाँ कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज को. मैंने आपको बोला था इसके अंदर 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं. 3 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर आपको पता है और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको नहीं पता, वो एक रेजिस्टेंस आप उठा के लगा लेते हो यहाँ पे, और लगाने के बाद फिर आप वो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हो और उससे आपके पास चौथी रेजिस्टेंस निकल आती है. फंक्शन समझ आया बच्चों? नई बच्चियों को समझ आया? यस सर. हाँ तो वो क्या था कि आपने एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी रेजिस्टेंस आपको नहीं पता और आप चाहते हो कि उसकी रेजिस्टेंस निकाल लो, तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए आप उसको लगा देते हो इसके अंदर, क्या नाम है आपका, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर. और व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर लगाने के बाद फिर आप इसको देख लेते हो और लाइक उसको कंप्लीट कर लेते हो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको कंप्लीट करते हो, तो फिर उससे आपका आंसर निकल आता है. ठीक है आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज पोटेंशियोमीटर. टॉपिक चैप्टर का ही आखिरी टॉपिक है माशाल्लाह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. बहुत आसान टॉपिक है, इजी है बहुत ही ज़्यादा, और आप इसको आसानी के साथ लाइक पढ़ सकते हो. 2 तरह से उसको काम आएगा. मैं आपको लॉन्ग लेसन भी किस तरीके से लिखना है वो भी बता दूंगा, तो उस तरीके से फिर आप इसको ईजीली लिख सकते हो. ठीक है मेरा ख्याल है कि हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए या रुक जाऊँ? मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है. स्टार्ट करते ही हैं. अगर मीटिंग एंड हो गई बीच में तो दोबारा नई स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन बहरहाल सुन लो इसको. अच्छा पोटेंशियोमीटर क्या है? एक डिवाइस है पोटेंशियोमीटर. जिस तरह से कल हम लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ी थी, उसी तरह की एक और डिवाइस आज जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. और हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो है सॉरी पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर 2 तरह से इस्तेमाल हो रही है. पोटेंशियोमीटर के 2 यूजेस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर वोल्टेज, सिंपल आप लिख लो. ठीक है वोल्टेज आपने मेजर करनी है, वोल्टेज ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ठीक है तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो. और इसी को इस्तेमाल करते हैं कंपेयर वोल्टेज ऑफ 2 सेल्स.
ठीक है। दो सेल्स की आप लोगों ने यहाँ वोल्टेज मेजर करनी है। कल हम लोग बार बार बैटरी के लिए ई का साइन इस्तेमाल कर रहे थे, बार बार जब भी बैटरी लिखा करते थे उसकी वोल्टेज लिखा करते थे ना, वही वोल्टेज उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियोमीटर। ऑल्सो दूसरा जो है वो कह रहा है कि आपको दो आपके पास सेल दिए हुए हैं, तो उनकी अगर आप लोगों ने वोल्टेज को कंपेयर करना है तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर लेते हो उसको। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जरा ना पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर करा दूं ताकि बाद में मसला ना हो। देखो मसलन आपके पास एक सेल है, एक बैटरी है, इस तरीके से इसके दो एंड्स लगे हुए हैं, एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। वो आपको बता देते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि इसकी जो वोल्टेज है दैट इज 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट का क्या मतलब है? 1.5 वोल्ट का मतलब ये है कि इसका एक एंड और दूसरा एंड, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल का पी डी पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है 1.5 वोल्ट का। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों जरूरी है? जहां कहीं पोटेंशियल डिफरेंस आता है वहां पे आपके पास करंट फ्लो करता है। मैं आपको इसकी कॉमन सी एक एग्जांपल दे देता हूँ। पोटेंशियल मीटर अब नेक्स्ट मीटिंग में स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक बात का जवाब दो कि लेट से मेरे पास दो वाटर के टैंक्स हैं, एक ये टैंक है एक ये वाला टैंक है। इन दोनों को मैंने पाइप के जरिए कनेक्ट कर दिया। पाइप लगाने के बाद एक इतना पानी इधर है और इतना पानी इधर है। मुझे बताओ पानी ए टैंक से बी टैंक में जाएगा या बी टैंक से ए टैंक में आएगा? जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है। ए से बी में क्यों? ए से बी में क्यों जाएगा? वाटर फ्लो उस तरफ होगा। ये क्या बात हुई? तो दूसरी तरफ से फ्लो नहीं हो सकता? हो सकता है। ये नहीं, मुझे समझ नहीं ना आई, इसको कोई क्लियर लॉजिक के साथ मुझे बताओ, किस तरह से किस तरफ जाएगा पानी भला? नो आइडिया। बच्चों मेरी बात सुनो, देखो हम लोगों ने इनको आपस में कनेक्ट कर दिया है लेकिन दोनों का लेवल सेम है ना, दोनों का लेवल सेम है, इसका मतलब दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है। अगर दोनों की पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो इसका मतलब ये है कि इनमें से एक में से पानी दूसरे में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इससे ऑपोजिट काम करूं, एक टैंक को मैंने ऊपर रख दिया, एक टैंक को मैंने नीचे रख दिया, अब यहाँ पे इनको मैंने पाइप के साथ कनेक्ट किया है, अब पानी फ्लो करेगा। अब ये जो ए वाला है इसके अंदर से पानी निकल के कहाँ तक आ जाएगा? बी वाले तक। हत्ता कि बी के अंदर से पानी वेस्ट भी होना शुरू हो जाएगा। जब तक यहाँ पे पानी खत्म नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे वो नहीं होगा, लाइक तब तक ये वाटर फ्लो करता रहेगा। समझ आइए अब इसकी? यस। यस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके पोटेंशियल का फर्क आ गया ना, यहाँ पे इसके पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस अगर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस के आने की वजह से ये जो वाटर है ये फ्लो करना शुरू कर देता है। सेम यही काम करंट भी करता है। मेरे पास अगर लेट से एक कंडक्टर है, एक मेरे पास वायर है, इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, ढेरों इलेक्ट्रॉन्स है। आप लोगों ने मेटालिक बॉन्ड थ्योरी के अंदर पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते। कब तक मूव नहीं करते? जब तक इनके एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस ना लगा दिया जाए। इसी वायर को उठा के मैं आगे किसी बैटरी के साथ अटैच करा दूंगा, तो बैटरी के साथ अटैच कराने की वजह से क्या होगा? इसका एक एंड बहुत ही हाई पोटेंशियल पे चला जाएगा, दूसरा एंड इसका लो पोटेंशियल पे चला जाएगा। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के ऊपर जब चला जाएगा तो फिर इसकी मूवमेंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी को फ्लो करा देते हैं। तो समझ आई इसकी? तो ये जो आपको बैटरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, वो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है और वो होता है 1.5 वोल्ट का। वो जो 1.5 का पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ